Morning, students. Sorry, good afternoon. Good afternoon, students. Ready with your book? Okay, then open page number 72. Lesson number 6, page number 72 of your book, Beehive. कलाम के बारे में हम पढ़ रहे थे, अब्दुल कलाम के बारे में, about his childhood. His father's name was Jainul Abdin, who was an austere man. His mother was Ashiyama. She was also generous and kind and a religious lady. And Kalam earned his first wage, first of all by selling tamarind seeds, जिसमें उनको 1 आना डेली का कलेक्शन हो जाता था, और उसके बाद he was paid for catching the newspaper bundles, and that was his first wages. उसके बाद स्कूल में उनके 3 फ्रेंड्स थे, रामानंद शास्त्री, Prakashan, and they all were from orthodox Hindu Brahman families. And once इनके जो टीचर थे, उन्होंने आगे वाली रो से हटा करके इन्हें पीछे वाली रो में बिठा दिया, लास्ट रो में, because he was a Muslim and he did not deserve to sit with Ramanand Shastri, who was the son of the highest priest of रामेश्वरम. और जब घर पे पता चला तो रामानंद शास्त्री के फादर, यानी कि जो हाईएस्ट प्रीस्ट थे रामेश्वरम टेम्पल के, तो लक्ष्मण शास्त्री ने उन्हें टीचर को बुला करके काफी कुछ कहा, उन्हें डांटा, एंड फाइनली द टीचर वाज आल्सो चेंज्ड, रिफॉर्म्ड फ्रॉम इनसाइड. एंड ऑन द होल जो रामेश्वरम की सोसाइटी थी, वहां पर अलग अलग सोशल ग्रुप्स बने हुए थे. एक तरफ ऑर्थोडॉक्स हिंदू ब्राह्मण्स थे जो अपने आप को अपर कास्ट को बिलोंग करते थे, अपने आप को सबसे सुपीरियर मानते थे, और दे वर कंजर्वेटिव बाय नेचर, यानी कि रूढ़िवादी. और ऐसे ही इनके अब्दुल कलाम के साइंस टीचर थे शिव सुब्रमण्यम मन्या अय्यर. He was also an orthodox Brahmin and his wife was very conservative, जो बिल्कुल भी समझौता नहीं कर सकती थी, वो बहुत ज्यादा रूढ़िवादी थी. और जो टीचर थे, साइंस टीचर, वो कलाम को बहुत ज्यादा पसंद करते थे, एंड ही होप दैट someday he'll become a great man. पैराग्राफ नंबर 9 से हम स्टार्ट करेंगे, पेज नंबर 72. One day he invited me to his home for a meal. His wife was horrified at the idea of a Muslim boy being invited to dine in her ritually pure kitchen. She refused to serve me in her kitchen. और उस वक्त जो रूढ़िवादी ब्राह्मण परिवार होते थे, तो वहाँ और एंशिएंट टाइम्स में किचन इतनी बड़ी होती थी कि वहीं पर जमीन पर बैठ करके खाना खाया जाता था. तो साइंस टीचर ने एक दिन अब्दुल कलाम को अपने घर खाना खाने के लिए इनवाइट किया, और उनकी वाइफ जो थी वो बहुत डर गई कि एक मुस्लिम लड़का उनकी किचन में एंटर कैसे कर सकता है, क्योंकि उस वक्त ब्राह्मण फैमिलीज की किचन में किसी अदर कास्ट के लोगों को एंटर करने की परमिशन नहीं होती थी. सो शी रिफ्यूज टू सर्व मी इन हर किचन. उन्होंने मुझे अपनी किचन में खाना खिलाने से मना कर दिया. शिव सुब्रमण्य अय्यर was not perturbed.
Nor did he get angry with his wife, but instead served me with his own hands and sat down beside me to eat his meal. और जो उनके साइंस टीचर थे वो इस बात से परटर्ब्ड यानी घबराना, वो जरा से भी परेशान नहीं हुए, घबराए नहीं, और ना ही उन्होंने अपनी वाइफ पर गुस्सा किया, बल्कि अपने हाथों से उन्होंने मुझे खाना परोसा और मेरे साथ ही बैठ करके साथ में बैठ करके खाना खाने लगे. His wife watched us from behind the kitchen door. I wondered whether she had observed my difference in the way I ate rice, drank water, or cleaned the floor after the meal. और जो उनकी वाइफ थी वो किचन के दरवाजे के पीछे से हम लोगों को देखती रही और शायद कोई भी फर्क उनको नजर नहीं आया होगा कि जैसे वो खाना खा रहे थे वैसे ही मैंने भी खाना खाया. और खाना खाने के बाद आसपास जो गिरा हुआ होता है उसको साफ करके मैंने भी उसी तरह से हाथ धोए. तो मे बी अकॉर्डिंग टू कलाम कोई फर्क दोनों में नहीं था. When I was leaving his house, Shiv Subramanya Iyer invited me to join him for dinner again the next weekend. Observing my hesitation, he told me not to get upset, saying, once you decide to change the system, such problems have to be confronted. When I visited his house the next week, Shiv Subramanya Iyer's wife took me inside her kitchen and served me food with her own hands. So, जब उनके घर से मैं वापस आ रहा था तो अगेन जो साइंस टीचर थे मिस्टर अय्यर, उन्होंने फिर से मुझे इनवाइट किया कि अगले वीकेंड पर फिर तुम हमारे साथ डिनर करोगे. और ऑब्जर्विंग माय हेजिटेशन यानी कि झिझक, मेरी झिझक को देखते हुए उन्होंने मुझे डोंट गेट अपसेट, अगर आपको सिस्टम को चेंज करना है तो इस तरह की प्रॉब्लम्स का सामना हमें करना पड़ेगा. Confronted means सामना करना. तो such problems have to be confronted. और यही हुआ. When I visited his house the next week, Shiv Subramanya Iyer's wife took me inside her kitchen. तो उनकी वाइफ खुद मुझे किचन में लेकर के गई, अपने हाथों से खाना परोसा. Then the Second World War was over and India's freedom was imminent. Indians will build their own India, declared Gandhi. The whole country was filled with an unprecedented optimism. I asked my father for permission to leave Rameshwaram and study at the district headquarters in Ramnathpuram. और फाइनली जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर था वो फिनिश हो गया था इन 1945. 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर वाज ओवर व्हेन द bombs were dropped on Hiroshima and Nagasaki. तो उसके बाद all over the world there was a protest against the war and finally जो destruction हुआ था तो second world war ended. और यहाँ पर भी जो ब्रिटिश रूल था तो वहाँ लग रहा था क्योंकि ब्रिटेन में भी सारे सिस्टम्स चेंज हो चुके थे और इंडिया को फ्रीडम मिलना अब तय था. इमिनेंट मीन्स इट वाज about India was about to get freedom. Then गांधी जी ने डिक्लेयर कर दिया था कि इंडियंस आप अपना खुद का देश, अपना खुद का इंडिया बनाएंगे. और पूरे देश में एक आशा की लहर दौड़ गई थी. ऑप्टिमिज्म यानी आशा, होप. आई आस्क्ड माय फादर, तो मैंने भी अपने फादर से परमिशन मांगी क्योंकि हायर स्टडीज के लिए रामेश्वरम में स्कोप नहीं था. तो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स जो कि रामनाथपुरम में है तो वहां जाना जरूरी था फॉर हायर स्टडीज. He told me as if thinking aloud, Abul, I know you have to go away to grow. Does the seagull not fly across the sun alone and without a nest? He quoted Khalil Gibran to my hesitant mother, your children are not your children, they are the sons and daughters of life's longing for itself. They come through you, but not from you. You may give them your love, but not your thoughts, for they have their own thoughts. और
इनके जो फादर थे, तो जैसा कि हमने पहले चैप्टर में पढ़ा, ही वॉज अ वेरी सिंपल एंड ऑस्टियर मैन with a high knowledge, inborn innate wisdom. So he said कि मैं जानता हूं अगर तुम्हें आगे बढ़ना है तो तुम्हें जाना ही होगा। जैसे कि सीगल इज अ सी बर्ड, समुद्री चिड़िया होती है एक छोटी, जो अक्रॉस द सी उड़ती है और काफी ऊंचाई तक वो उड़ती है, अलोन एंड विदाउट अ नेस्ट, और उसका कोई नेस्ट नहीं होता है क्योंकि वो समुद्र में ही रहती है। एंड इट फ्लाइज एंड सिट्स इन द सी ओनली। तो उन्होंने कहा कि जैसे कि सीगल दूर दूर बहुत ऊंचाइयों तक उड़ती है अकेले, विदाउट अ नेस्ट, उसी तरह से तुम्हें भी आगे बढ़ना है तो तुम्हें जाना होगा। और खलील जिब्रान जो एक फेमस राइटर रहे हैं, फिलोसोफर रहे हैं, तो उनका कोटेशन, यानी उन्होंने जो कुछ कहा था वो उन्होंने मेरी मदर को, माँ जो थी वो झिझक रही थी उनको अकेले भेजने में, तो मदर को समझाते हुए उन्होंने कहा कि योर चिल्ड्रन आर नॉट योर चिल्ड्रन, दे आर द सन्स एंड डॉटर्स ऑफ लाइफ लॉन्गिंग फॉर इटसेल्फ। तुम्हारे बच्चे सिर्फ तुम्हारे बच्चे नहीं हैं, तो उनको जिस कर्म के लिए वो इस दुनिया में आए हैं, जिस कर्म के लिए उनको इस दुनिया में भेजा गया है, वो काम उनको करना है, अपनी जिंदगी इनको खुद बनानी है। दे कम थ्रू यू बट नॉट फ्रॉम यू। तुम सिर्फ एक जरिया हो इनको इस दुनिया में लाने का, और इन्हें हमें प्यार देना है, पर अपने विचारों को इन पर नहीं थोपना है, क्योंकि अपने इनके खुद के विचार हैं और अपने हिसाब से ये अपनी लाइफ को मोल्ड करेंगे, अपनी लाइफ बनाएंगे, अपना कैरियर बनाएंगे अकॉर्डिंग टू देयर ओन विश, अकॉर्डिंग टू देयर ओन आइडियाज, अकॉर्डिंग टू, is that clear? So the lesson is finished. Anything which you would not understand, if you want to ask me anything, then tell me. कुछ पूछना है आप लोगों को? लेसन समझ में आ गया? Karan, you want to ask 11th paragraph? Okay then. 11th पैराग्राफ है, जब अब्दुल कलाम ने अपने फादर से परमिशन मांगी, क्योंकि रामेश्वरम एक छोटा सा आइलैंड है, वहां हायर स्टडीज के लिए स्कोप नहीं था, तो उन्हें डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स, यानी कि जो भी डिस्ट्रिक्ट लगता है, और वो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर था रामनाथपुरम में, तो हायर स्टडीज के लिए उनको बाहर जाना था। अब जैसा कि होता है कि बच्चे जब छोटे होते हैं तो पेरेंट्स थोड़ा सा हेजिटेट होते हैं, झिझकते हैं बच्चों को बाहर भेजने में, स्पेशली द मदर्स, क्योंकि मदर्स को लगता है कि हमारा बच्चा अकेले कैसे रहेगा, कौन उसका ध्यान रखेगा, सो एंड सो, क्योंकि एक माँ को अपना कितना भी बच्चा बड़ा हो जाए तब भी वो छोटा ही लगता है। सो फादर ने उसको समझाते हुए कहा कि इफ यू हैव टू ग्रो यू विल हैव टू गो अवे, अगर तुम्हें आगे बढ़ना है, मेच्योर होना है, तो तुम्हें बाहर जाना ही पड़ेगा। जैसे कि सीगल जो एक छोटी सी चिड़िया है, समुद्री चिड़िया, वो बहुत ऊंचाइयों तक उड़ती है, अकेले उड़ती है, अकेले रहती है, और विदाउट अ नेस्ट, उसका कोई घोंसला, कोई घर भी नहीं होता है। देन खलील जिब्रान के कोटेशन को बताते हुए उन्होंने मदर को समझाया, योर चिल्ड्रन आर नॉट योर चिल्ड्रन, दे आर द सन्स एंड डॉटर्स ऑफ लाइफ लॉन्गिंग फॉर इटसेल्फ। जिंदगी की जो भी डिमांड है खुद के लिए, यानी कि
जो बच्चे हैं उनको अपनी लाइफ खुद बनानी है, वो उनकी डेस्टिनी में लिखा हुआ है कि उन्हें क्या बनना है, उन्हें क्या करना है। तो जो भाग्य में लिखा है, जो लाइफ ईश्वर ने तय करके भेजी है, उसी के अकॉर्डिंग उनको अपनी जिंदगी जीनी है, अपना कैरियर बनाना है। दे कम थ्रू यू बट नॉट फ्रॉम यू, यानी कि वो तुम्हारे जरिए इस दुनिया में आए हैं, पर इसका ये मतलब नहीं है कि वो पूरा का पूरा तुम्हारा उनकी लाइफ पर अधिकार है। और हमारा कर्म सिर्फ इतना ही है कि हम उन्हें प्यार करें बहुत सारा, पर अपने विचारों को उन पर थोपने की कोशिश नहीं करें। फॉर दे हैव देयर ओन थॉट्स, क्योंकि उनके अपने विचार हैं, उनके अपने आइडियाज हैं, और अपने थॉट्स और अपने आइडियाज के अकॉर्डिंग ही उनको अपनी जिंदगी जीने दो, उनको अपनी लाइफ सेट करने दो। इज इट क्लियर नाउ, करण? एनी अदर प्रॉब्लम टू एनी वन ऑफ यू? और किसी को कुछ पूछना है? Okay then, let me discuss the question answers. Page number 75. Question number 1. Answer these questions in one or two sentences each. Where was Abdul Kalam's house? Abdul Kalam's house was in the Mosque Street in Rameshwaram. What do you think Deen Money is the name of? Deen Money is the name of a local newspaper, because Kalam used to read the news related to the war in the Deen Money, in the headlines in Deen Money. Who were Abdul Kalam's school friends? What did they later become? Ramanand Shastri, Shiv Prakasan, and Arvindan were Abdul Kalam's school friends, and later on, uh, Ramanand Shastri became the high priest of Rameshwaram temple. Arvindan went into the business of arranging transport for visiting pilgrims, and Shiv Prakashan became a catering contractor for the Southern Railways. In paragraph 4, in the end, you can find the answers. पैराग्राफ 4 के एंड में इसका आंसर है, हाउ डिड अब्दुल कलाम अर्न हिज फर्स्ट वेजेस? When the Second World War started, the train stopped halting at the Rameshwaram station, and the newspapers had to be bundled and thrown out from the moving train on the Rameshwaram road. And for that, Abdul Kalam's cousin Shamsuddin, who was the distributor of newspapers in Rameshwaram, a helping hand to catch the bundles, and for that he selected Abdul Kalam to help him. And finally, helping Shamsuddin in catching the bundles, he earned his first wages. In paragraph 3, you can find the answer of this question. Had he earned any money before that? In what way? Yes, he had earned money by selling the tamarind seeds in the market, local market, and one day's collection would fetch him the princely sum of 1 anna. डेली एक आना वो अर्न करते थे, इमली के जो बीज थे उनको कलेक्ट करके प्रोविजन शॉप पे बेचकर. Then
Number 2, answer each of these questions in a short paragraph about 30 words. How does the author describe his father, his mother, himself? So his father, you can find in paragraph 1, his father Jainul Abdin had neither much formal education nor much wealth. Despite these disadvantages, he possessed great innate wisdom and a true generosity of spirit. And he was an austere man who used to avoid all inessential comforts and luxuries. However, all necessities were provided by him in terms of food, medicine, or clothes. Then his mother, so his mother was an ideal helpmate to his father, and she used to feed many people daily. She was a simple and religious lady. Himself का है, he was one of many children, a short boy with rather undistinguished look, born to tall and handsome parents. Then and his was a very secure childhood, both materially and emotionally. As it is आंसर नहीं लिखना है, समझ करके write it in your own words. What characteristics does he say he inherited from his parents? तो अपने पेरेंट्स से उनको क्या मिला था? पैराग्राफ 4 में आप देखिए, he inherited honesty and self-discipline from his father, and from his mother he inherited faith in goodness and deep kindness. Is that clear? Then number 3, question number 1. On the whole, the small society of Rameshwaram was very rigid in terms of the segregation of different social groups, says the author. Number 1, which social groups does he mention? Were these groups easily identifiable? तो दो सोशल ग्रुप्स की यहाँ पर बात की जा रही है. एक मुस्लिम्स जो कि नाव से लाने ले जाने का काम करते थे. रामेश्वरम इज एन आइलैंड, तो लोगों को, पिलग्रिम्स को, स्पेशली जो तीर्थ यात्री होते थे, उनको नाव से लाने ले जाने का काम करते थे. और दूसरे थे ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण फैमिलीज जो कट्टर हिंदू थे, और इनको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं इनकी ड्रेसिंग सेंस से. जैसे कि कलाम यानी कि जो मुस्लिम्स थे वो वाइट कैप लगाते थे सर पर, और जो हिंदूज थे वो रेड थ्रेड अपने हाथ में सेक्रेड थ्रेड बांधते थे, लाल रंग का धागा जिसको हम कलावा या जो भी है वो बोलते हैं. So they were easily identifiable. Identifiable मतलब पहचाने जाते हैं. Number 2, were they aware only of their differences or did they also naturally share friendships and experiences? So they were aware of their differences, but वो उन differences को follow नहीं करते थे. कुछ लोगों को छोड़ करके generally they lived harmoniously with each other. बहुत प्यार से मिलजुल करके वो लोग रहते थे. जैसे कि कलाम साहब की जो दादी नानी वगैरह थी, वो उनको बेड टाइम स्टोरीज में रामायण की स्टोरीज सुनाती थी, और उन्हीं की बोट में राम और सीता की जो मूर्तियां हैं उसको कल्याणम सेरेमनी के लिए ले जाया जाता था. और इधर कलाम के जितने भी फ्रेंड्स थे वो सब ऑर्थोडॉक्स हिंदूज थे. और एक इंसिडेंट में जब कलाम के टीचर ने उन्हें उनके साथ भेदभाव किया था, डिस्क्रिमिनेशन किया था, तो रामानंद शास्त्री के फादर यानी कि लक्ष्मण
शास्त्री ने, जो कि हाईएस्ट प्रीस्ट थे रामेश्वरम मंदिर के, तो उन्होंने उस टीचर को ये बताया था कि ये जहर, कम्युनल इंटॉलरेंस का जहर इन लोगों के, इन इनोसेंट बच्चों के दिमाग में नहीं भरना है। Number 3, the author speaks both of people who were very aware of the differences among them and those who tried to bridge these differences. तो जो लोग डिफरेंसेस मानते थे उनके एग्जाम्पल्स हैं, एक तो वो टीचर, न्यू टीचर जो उनके एलिमेंट्री एजुकेशन के टाइम पर स्कूल में ज्वाइन किया था उन्होंने, और दूसरी थी साइंस टीचर की वाइफ जो ऑर्थोडॉक्स हिंदू थी, ब्राह्मण थी और अपने कस्टम्स को नहीं बदलना चाहती थी, और दूसरी तरफ वो लोग थे जो इन डिफरेंसेस को नहीं मानते थे बल्कि लोगों के दिमाग से ये डिफरेंसेस खत्म करना चाहते थे। तो वो थे एक तो पक्षी लक्ष्मण शास्त्री जो रामानंद शास्त्री के फादर थे, वो इन डिफरेंसेस में बिलीव नहीं करते थे और उन्होंने उस टीचर को भी ये समझाया कि इस तरह का जहर इन बच्चों के दिमाग में नहीं भरना है, क्योंकि हम सब यहाँ पर इक्वली प्यार से मिलजुल करके रहते हैं, creating a social harmony between each other। और दूसरे थे जो साइंस टीचर सुब्रमण्य अय्यर, शिव सुब्रमण्य अय्यर, जो इन ऑर्थोडॉक्स बिलीफ्स में जरा सा भी विश्वास नहीं रखते थे, वॉज नॉट कंजर्वेटिव। और फाइनली उन्होंने अपनी प्रैक्टिकली एग्जाम्पल देकर के अपनी वाइफ को भी चेंज होने के लिए मजबूर कर दिया। Number 4 is narrate 2 incidents that show how differences can be created and also how they can be resolved। तो ये जो थर्ड है, फोर्थ है, दोनों का आंसर सेम ही है, तो आप थर्ड और फोर्थ को मिला करके ओनली यू हैव टू राइट वन आंसर, क्योंकि दो लोगों के बारे में यहाँ एग्जाम्पल दिया गया है, लक्ष्मण शास्त्री एंड शिव सुब्रमण्य अय्यर, जो कि इन डिफरेंसेस में बिलीव नहीं करते हैं, जो इन सोशल डिफरेंसेस को, जातिवाद को, धर्म के नाम पर जो भेदभाव है उनको नहीं मानते हैं, और अपनी कोशिशों से उन्होंने दूसरों को भी बदलने के लिए मजबूर कर दिया, जैसे कि लक्ष्मण शास्त्री ने उस टीचर को समझाया एंड फाइनली ही वाज रिफॉर्म्ड। वो उनके दिमाग से ये बात निकल गई। उधर शिव सुब्रमण्य अय्यर ने अपनी वाइफ को प्रैक्टिकली एग्जाम्पल देकर के समझाया कि उनके और कलाम के खाने में कोई फर्क नहीं है, everybody is created equally by the God, and finally his wife was also changed। Now question number 2, why did Abdul Kalam want to leave Rameshwaram? Abdul Kalam wanted to leave Rameshwaram for higher studies, as higher studies were not available in Rameshwaram, so he wanted to go to district headquarters। What did his father say to this? His father said that if you want to grow, you will have to go and you will have to make your own life according to your thoughts। Then number 3, what do you think his words mean? Why do you think he spoke those words? उनके शब्दों का मतलब था कि हर किसी को, हर बच्चे को अपनी लाइफ अपने विचारों के हिसाब से मोल्ड करने का, बनाने का, अपना कैरियर चुनने का अधिकार होना चाहिए, क्योंकि वो उसी फील्ड में अच्छा कर सकता है जिसमें उसकी रुचि होगी, इंटरेस्ट होगा और जिसमें वो कंफर्टेबल फील करेगा। तो इसलिए सबको अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग ही अपना स्टडी का फील्ड, अपना सब्जेक्ट चुनना चाहिए, अपना गोल, अपना डेस्टिनेशन बनाना चाहिए कि हमें वहां तक पहुंचना है। एंड डेफिनेटली he or she can succeed only then when he knows what he wants। जब पता होता है कि हमें क्या चाहिए तब हम उस चीज तक पहुंच पाते हैं। और क्योंकि उनके फादर बहुत ही समझदार इंसान थे, दैट इज व्हाई ही स्पोक those words to motivate Abdul Kalam to do something different according to his own thoughts। Is that clear? Okay then,
Here finishes this chapter. You have to do in the notebook part 1, 2 and 3 on page number 75. 1, 2 and 3 on page number 75. सेकंड में आप थर्ड और फोर्थ का आंसर एक साथ लिख सकते हैं. राइट डाउन बोथ द क्वेश्चंस एंड आंसर जो है इनका एक ही साथ लिखा जाएगा. इज इट क्लियर? Okay then. Do the question answers of this lesson. Tomorrow we'll do a poem in the next class, and then we'll start your another book, Moments. Is that clear? Okay then. Goodbye.